Thank you for all this love. मुझे दिल्ली आने का आधी रात बुलाता है फुल मन पे आजा आवाज़ कम आ रही है। अरे वरना गंडे सुनगे अभी कुछ बेहतर है? या। तो मुझे दिल्ली आने का बहाना चाहिए होता है, मैं कह रहा था, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मेरी जो क्रिएटिव ग्रोथ जो हुई है वो यहीं हुई है, दिल्ली में हुई है। वैसे मैं मेरठ में स्कूलिंग की, मैंने यहाँ से बहुत पास है, और मैं कॉलेज करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था। और नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील वेरी स्केर्ड कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नहीं आता तो मैं ये होता ही नहीं जो मैं आज हूँ। तो एजुकेशन का जो एक बहुत बड़ा जो हाथ है, एजुकेशन एक्सपोजर, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है ख़ुद अपने साथ। क्योंकि जब मैं मेरठ में था तो मैं इतना एक्सपोज नहीं था, ना लोगों से ना ज़िंदगी से, और एक स्मॉल टाउन का उसका मुझे फ़र्क आया जब मैंने फ़िल्में बनाई। तो मुझे बहुत, अगर मैं स्मॉल टाउन में ना होता तो मैं ऐसी फ़िल्में ना बना पाता। तो मुझे कहीं लगता है कि ऊपर वाले ने जो मेरे लिए स्क्रीन प्ले लिखा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा। और जब भी मुझे लगा कि कोई चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है तो उसके साथ हमेशा कोई अच्छी चीज़ पीछे जुड़ी हुई आई। मेरी क्रिएटिव ग्रोथ, मेरे एक दोस्त यहाँ सामने बैठे हुए हैं जो कि मैं देख के बड़ा खुश हूँ, बड़े सालों बाद मिल रहा हूँ, मिस्टर अनिल कपूर। बहुत बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं। और उस वक्त जब मैं दिल्ली में था मैंने उनके बहुत गाने बनाए। मुझे देखते ही मुझे वो गाने सारे के सारे याद आ रहे हैं अभी। तो ये बिज़नेस जो हमारा है, ये आर बिजनेस ऑफ इमोशंस। और मैं बहुत मानता हूँ कि ये इस बिजनेस ऑफ एक्चुअली शो ऑफ, अ शो ऑफ योर इमोशंस। आर्टिस्ट का, किसी भी आर्टिस्ट को एक तो एप्रिसिएशन चाहिए होता है। अगर कोई बोलता है कि मैं एप्रिसिएशन के लिए नहीं कर रहा हूँ तो फिर वो सूफी हो चुका है। बट जो आर्टिस्ट है वो, उसको सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है अपने काम के लिए एप्रिसिएशन की, वो उसी के लिए ढूंढ रहा होता है। पैसा हमेशा सेकेंडरी होता है, या जिनके लिए अगर पैसा पहला हो जाता है तो फिर वो आर्टिस्ट नहीं होता है। देन ही स्टार्ट्स कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज आर्ट। तो आर्टिस्ट के लिए जो एप्रिसिएशन का जो मामला है, इसी से जुड़ी हुई चीज़ आती है कि हम लोग अपनी सेंसिटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, जो चीज़ आप देख रहे हैं मैं उसको इस नज़र से देख रहा हूँ, और शायद वही चीज़ कहीं असर करती हो। ये मेरा एनालिसिस है, ये कुछ मेरा ज्ञान नहीं है, बट ऐसा मुझे लगता है कि हर कोई अपने यहाँ, हम लोग अपने इमोशंस दिखाने के लिए आए हुए हैं, और इमोशन से भी ज़्यादा हम लोग अपनी सेंसिटिविटी दिखाने के लिए आए हुए हैं कि मैं आपसे ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। और उसी के ही आसपास चलता रहता है, उसमें कॉमर्स भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। पर मैंने, और यहाँ मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मैं अपने ही मुतालिक कर रहा हूँ, अपनी जर्नी की बात कर रहा हूँ कि मैंने जब भी कोशिश की कि मैं किसी दूसरे के लिए सोच के काम करूं कि उसको कैसा लगेगा, मैंने हमेशा फेल किया। जब भी मैंने ये अपने आप को ऑडियंस माना है कि मैं अपनी पहली ऑडियंस हूँ, मैं हमेशा सक्सेसफुल हुआ हूँ। और सक्सेसफुल मैं कमर्शियल मैटर में नहीं बोल रहा हूँ, सक्सेसफुल मैं अपनी कम्युनिकेशन में बोल रहा हूँ। जब भी मैंने ये नहीं सोचा, और जावेद अख्तर साहब ने मुझे बहुत बढ़िया बात बोली थी कि कभी भी कोई भी काम करना, या स्पेशली फ़िल्म के लिए उन्होंने बोला था, फ़िल्म के मुतालिक कि आप जब भी कोई फ़िल्म वो बनाएं जो आपको पसंद हो, ये ना सोच के बनाएं कि ऑडियंस को क्या पसंद में आएगा। क्योंकि जब फिल्म रिलीज़ हुई और वो किसी को पसंद नहीं आई तो दुनिया में एक आदमी तो होगा जो जिसे पसंद आई होगी, वो आप खुद हैं। तो अगर अगर आप ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो आपको तो पसंद थी नहीं, ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई, तो बेचारी बिल्कुल ही लावारिस हो जाएगी। कम से कम एक तो रहे जिसको कोई चीज़ पसंद आए। बाकी आई थिंक हम लोग बातचीत करेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ
कहने के लिए है नहीं, मैं बातचीत कर सकता हूँ, बाकी अंदर से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है कहने के लिए। विशाल ने आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी। बहुत इंटरेस्टिंग बात विशाल कह रहे थे। अभी मैंने हाल में स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ना ख़त्म किया है और अपने एक बड़े की एड्रेस में स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड के बच्चों को एक बड़ी बढ़िया लाइन बताई थी, उस बायोग्राफी में मेंशन्ड अंग्रेज़ी में, और एग्जैक्टली वही बात विशाल आपको बता रहे थे कि डोंट वेस्ट योर लाइफ लिविंग समवन एल्सेस ड्रीम। अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करें किसी और के सपने को जीते हुए। अपनी ज़िंदगी को अचीव करें, हासिल करें अपने सपने को जीते हुए। मेरे ख्याल में विशाल आपको सहज और सरल तरीके से ही बता रहे थे कि वो फिल्म बनाएं जो सबसे पहले आपको पसंद आए, बाकी को अपने आप पसंद आए। आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है विशाल से, अगर आप लोग बहुत सारी बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हाँ प्लीज़। और अपने को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए भी आप लोगों को पहचानने में। हाँ नहीं, आई थिंक ये बहुत जो अनुराग कह रही बहुत अच्छा पॉइंट है। इससे पहले कि आप लोगों को सवाल लूँ कि जो तब्दीली एक्चुअली आई है सिनेमा में कंटेंट के हिसाब से, उसके सब्जेक्ट्स के हिसाब से, और उस तब्दीली को आप लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो कैसे एक्सेप्ट करें? विशाल अगर उस पर कुछ आप बोल सकें इन बच्चों से। हेलो। आई थिंक हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन जो सिनेमा में आया, मैं सिनेमा को ही मेन रख के बात करूँगा क्योंकि मैं सिनेमा ही जानता हूँ। वो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आया हमारे यहाँ मल्टीप्लेक्सेस कल्चर आने से। उससे पहले जो दौर था, जिस वक्त जब हम लोग दिल्ली में थे, या जो 80s का जो टाइम था, या 80s एंड 90s का जो टाइम था, उसमें वीडियो के ऊपर फिल्में देखी जाने लगी थी। लोगों ने थिएटर जाना बंद कर दिया था, और आज फिल्म रिलीज़ होती थी और कल उसका डीवीडी उसका वीडियो कैसेट अवेलेबल होता था, और वीडियो हायर पे दिया जाता था, और वो वीडियो पर आवर के हिसाब से हायर पे दिया जाता था। आपको भी याद होगा कि 3 घंटे के लिए फिल्म का जो होता था 300 रुपये उसके वो वीडियो कैसेट के साथ लेता था, पूरा मोहल्ला और बाहर खड़ा रहता था। अब मोहल्ला जितने आप बैठा लें उसके बाद वो जिसका वो वीडियो टीवी होता था वो बाहर खड़ा रहता था। वो आप वीडियो आपने फिल्म देखी है, वो लेके गया और पूरी रात 24 आवर्स वो फिल्म हफ्तों तक चलती रहती। लोग थिएटर्स जाना बंद कर दिया था। उसका एक जो बहुत निगेटिव असर ये हुआ कि हमारे सिनेमा की बहुत बुरी हालत थी। आई थिंक 80s और 90s में जितना बुरा सिनेमा हम लोगों ने बनाया है कमर्शियल में, आर्ट में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पर आर्ट सिनेमा को इतनी हिकारत की नज़र से देखा जाता था कि अगर ये बोल दिया जाए कि आर्ट फिल्म मेकर है तो मतलब एक अजीब सी एक स्माइल के साथ उसे देखा जाता था, जो कि अभी भी है। अनफॉर्चुनेटली वी आर इन सच ए कंट्री कि जहाँ पे आर्टिस्ट की कदर वैसी नहीं है। आज क्लासिकल म्यूजिशियन अगर फ्रांस में होता है तो गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ दैट म्यूजिशियन, एंड दे आर द हाईएस्ट पेड पीपल, दे आर द हाईली रेस्पेक्टेड पीपल। यहाँ पे जब मैं शुरू में बम्बई गया था, अगर ये बोल दिया जाता था कि मैंने क्लासिकल सीखा है, तो वो आपको काम नहीं मिल सकता था। आपको काम मिलना बंद हो जाता था कि दिस इज समथिंग विच वोंट गेट थ्रू टू द पीपल। तो कई बार मैंने अपनी ट्यून्स ये कह के बेची है कि मैंने चोरी की ट्यून है, मैंने पाकिस्तान से चुराई है, तो एकदम पसंद आ जाती थी। तो एक अजीब से दौर से हम लोग निकले हैं कि जहाँ की बहुत ही मीडियोक्रिटी से हम लोग निकले हैं। 80s 90s तक हम लोग इतनी ज़्यादा मीडियोक्रिटी में थे सिनेमा में, म्यूज़िक में। इसीलिए उस वक्त अगर आज एनालाइज करें बैठ के, तो जो गज़ल का जो दौर आया कि जब जगजीत सिंह साहब और मेहंदी हसन साहब और ग़ुलाम अली पूजे जाने लगे इस देश में, जब हम लोग यंग थे तो हम लोगों का दौर में वो नशे वाला दौर था कि जहाँ यूथ गज़लें सुन के कोई डांस नहीं होता। जैसे आज का दौर डांस का है कि कुछ भी हो, कि आपकी शादी हो या मैयत हो, डांस होना चाहिए।